सभी का स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी। दर्शकों, हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि 140 देशों में आज न्यूज़ डीएनएन देखा जा रहा है। 2 करोड़ के आसपास लोगों ने इसको सराहा है, पसंद करा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें इसी तरीके से मिलता रहे। हमने पैरेलल सिस्टम भी ऑपरेट करा है न्यूज़ डीएनएन टीवी के नाम पे। हर जगह पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी और ख़ास करके जिस धारावाहिक को हम आज आपके साथ लेने जा रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा दर्शकों ने सराहा और हम आज उम्मीद करते हैं कि जिस महान शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आप लोग उसको और ज़्यादा लाइक करेंगे, एंजॉय करेंगे और जो हमारा उद्देश्य है इस धारावाहिक का वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। मुलाकात के पीछे जो भावना है वो यही है कि जो हमारा युवा है उसको सही दिशा मिले, तभी दशा बेहतर होगी, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो देश की हो, चाहे वो राजनीति की हो। दर्शकों, इस सिलसिले को हम बढ़ाते हैं और आज हमारे मेहमान, खास मेहमान श्री रमेश बिदुड़ी जी का स्वागत करते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में। रमेश जी दूसरी बार साउथ दिल्ली से सांसद चुने गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इससे पहले 3 बार रमेश जी एमएलए रहे हैं और आगे इस सफ़र को बढ़ाने के साथ साथ हम सबसे पहले तो रमेश जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने समाज के लिए, दर्शकों के लिए और युवाओं के लिए जो हमने ये पहल करी है इसके लिए आपने समय निकाला। बहुत बिजी शेड्यूल होता है। सबसे पहले सर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, माता पिता ने क्या करा, जहाँ से आपको याद हो, जब हम उस झरोके में जाते हैं ज़िंदगी के। देखो, पहले तो मैं महाशख्सियत नहीं हूँ विवेक जी, आई एम सॉरी। मैं भी आपकी तरह ही साधारण एक परिवार का सदस्य हूँ और जहाँ तक बात है तो हम एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली की ज़मीनें एक्वायर हो गई जब मैं पैदा हुआ। उससे पहले से ही हमारी ज़मीनें एक्वायर हो गई, तो उसके बाद छोटा मोटा काम पिताजी ने मेरे ने करना शुरू कर दिया और उस काम को करते हुए पारिवारिक संस्कार जो थे पिताजी के, सामाजिक सेवा के काम में उनका इंटरेस्ट था और उस सामाजिक सेवा के ही कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में उनका जुड़ाव हो गया। देश की आज़ादी के बाद आर्य समाज ने, देश की आज़ादी से पहले भी और बाद में भी आर्य समाज ने भी देश के अंदर जोर पकड़ा देश को एकजुट करने के लिए, तो आर्य समाज से जुड़ गए पिताजी और आर्य समाज से जुड़ने के बाद समाज को सही मार्ग मिले, सही जो काम आप कर रहे हैं कि युवा वर्ग कहीं भटकाव के मार्ग पर ना पहुंच जाए, तो वही संस्कार पिताजी ने हमें दिए। साधारण से परिवार में रहते हुए और परहित के लिए आप कितना कर सकते हो, और मुझसे पहले हमारे पिताजी ने किया। आज मेरे गांव के अंदर एक स्कूल है, हर सरकारी, एक हॉस्पिटल है सरकारी, एक आर्य समाज मंदिर है। वो हमारी निजी ज़मीन मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट करके और वो दान की उस ज़माने में 1954-55 में। मैं तो पैदा भी 1962-61-62 में पैदा हुआ। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, पहले तो स्कूलों में अंदाजे से नाम लिखे जाते थे। तो उन्हीं संस्कारों को लेकर आगे हार्ड वर्क, मेहनत, वही जीवन में आदमी के में कुछ ना कुछ नतीजे लेकर आती है। और परिवार के संस्कार जो होते हैं, क्योंकि आज का जो युवक है वो रातों दिन, वो अंबानी के पिताजी का त्याग, कि अंबानी के पिताजी ने 4 साल संघर्ष किया था, वो किसी को याद नहीं रहता। तो 40 साल के संघर्ष के बाद इस स्थान पर अंबानी परिवार पहुंचा है और आज भी संघर्षरत है। हाँ, और वो तो हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, अगर शिव जी का इतिहास आप पढ़ेंगे, भगवान शिव का, तो शिव जी के साथ में उनका बेटा था, तो जब अंश के रूप में जो पैदा हुए थे जलंधर, तो जलंधर को जब बहुत अहंकार हो गया तो तब उनको भगवान इंद्र देवता ने कहा था कि किसी पोजीशन पर पहुंचना आसान है, लेकिन उस पोजीशन को पहुंचने के बाद मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा दुखदाई है, उसको अगर तुम मेंटेन करके रख सको। तो ये हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर हम लोगों को संस्कार भी हैं। उनको कहा था उस टाइम, हमारे ग्रंथों में ये है। तो वो आपने बहुत अच्छी बात की कि उसको बचा कर रखना बहुत बड़ी बात होती है।
तो वही संस्कार लेते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से समाज सेवा की भावना लेते हुए बस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ाई की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। रमेश जी, मैं एक छोटा सा आपको रोक रहे हैं बीच में। बचपने में जब आप स्कूल जाते होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड था गांव का, और मेरे ख्याल से तब संस्कार और परंपराएं बहुत अलग थी, खास करके जब से इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड आया, ये हमारा मीडिया का युग आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो खैर सारा कुछ ही बदल करके रख दिया। परिवार में और भाई बहन होंगे, माता पिता कैसे समन्वय बनाते थे सब बच्चों को शिक्षा देने? देखो, हम 5 भाई और एक बहन हैं जी। हमारा परिवार बड़ा था। मेरे पिताजी भी 6 भाई थे, 3 मेरी बुआएं हैं, बड़ा परिवार था। तो तब वो संस्कार इस प्रकार के, हमको छोटी मोटी अगर गलती कर भी देते थे, कहीं लालच के हित में चले जाते थे, तो माँ बाप उसको कब रोक रहे हैं। बच्चे के प्यार में आके और उसको रोके ना, तो बच्चा गलत रास्ते को पकड़ लेता है। तो हम कभी कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते थे, हमारी माँ को नज़र आता था, जबकि मेरी माँ बिल्कुल इलिटरेट गांव की रहने वाली थी, पर वो एक बात कहा करती थी कि बेटा, जीवन के अंदर धर्म की जड़ हरी होती है। हम छोटे छोटे होते थे तो फिर हम समझाती धर्म की जड़ क्यों हरी होती है। तो उसके बाद वो कहते थे कि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, मतलब वो घास या पौधा वो सूखेगा नहीं, वो हरा भरा ही रहेगा। और दूसरी बात वो कहती थी कि जीवन के अंदर कभी मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए गांव की कहावत वो कहा करती थी कि जीवन के अंदर बड़ी, हम खाना खाते हैं ना, टुकड़ा बोलते हैं रोटी को, कि बड़ा टुकड़ा खा लो पर जीवन में बड़ी बात ना बोलो कभी भी। तो बड़ा टुकड़ा खाओगे तो मुंह को थोड़ा इधर उधर करके उसको पचाने में दिक्कत होगी, तो कोई बात नहीं, कष्ट हो जाएगा। बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए जो तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा, अहंकारी जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में। ये संस्कार अब हमारी माँ ने, हमारे नाना से, हमारे पिताजी ने, हमारे दादा से, वो मुझे लगता है परिवार के कहीं ना कहीं सीखे होंगे। इसी प्रकार से हमारे पिताजी कहा करते थे कि जीवन में कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। आप दुकान के ऊपर अगर सामान लेने के लिए जा रहे हैं, शॉपकीपर से अगर सामान लोगे तो बदले में पैसे देने पड़ेंगे। अगर शॉपकीपर को पैसे नहीं दिए तो सामान उठा लिया तो पकड़ के आपको चोरी के मामले में या छीना झपटी के मामले में बंद करा देगा। तो जीवन में आपको अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ेगा। अब वो हार्डवर्क के रूप में पे करें, हम काम करके पे करें हम, तो ये तो एक एग्जाम्पल हमारे पिताजी कहा करते थे। तो फिर वो कहा करते थे कि बड़ा आदमी बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसमें मोटा सा उदाहरण देते थे कि सेखी के अंदर टका लगते हैं। अगर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें सेक्रीफाइस पहले ही दिन से सीखना पड़ेगा कि अपनी थाली की रोटी दूसरे को दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें फॉलो करेगा, वरना तुम्हारे साथ क्यों लगेगा वो व्यक्ति। तो ये संस्कार थे। तो वो कहीं सामाजिक संस्कार के कारण से ही मैं बचपन से ही मैं सीखता हुआ चला गया कि मैं स्कूल में पढ़ता था, या मैं स्कूल में तो गांव में ही पढ़े हमने। शिक्षा दीक्षा मेरी 8वीं तक गांव में हुई, 9वीं तक हमारे गांव में 8वीं तक ही स्कूल था उस ज़माने में। 9वीं क्लास में कालका जी हम स्कूल पढ़ने गए, फिर जो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल था। और अर्लियर डेज में तो पहले 1 साल तो मैं अपने गांव से 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करता था। मैं वही प्रश्न करना चाहता था, क्योंकि आज की डेट में तो चाहे 40 किलोमीटर का भी सफर हो, बच्चों के पास सारी सुविधाएं मुहैया है, और उस समय तो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर बड़ी आम बात होती थी। और पेरेंट्स भी बच्चों का इतना वो नहीं करते थे जो आज की डेट में पैम्परिंग चलती है ना, कि बहुत ज्यादा मेरा बच्चा ये कर रहा है, कहते पढ़ने जाना तो जा, अपने आप मैनेज कर, नाम दाखिला करा दिया, अब तुम्हारी सरदर्दी है। और कहीं ना कहीं नजर होती थी उनकी बच्चे पे, क्योंकि हमारे गांव से कोई डायरेक्ट उस ज़माने में बस ही नहीं थी जो कालका जी जाए, तो इसलिए हम पैदल स्कूल जाते थे। अगर बस जाती थी तो बस चेंज करनी पड़ती थी, 2 बस। पहले कालका जी से हमको खानपुर हमदर्द आना पड़ेगा, फिर हमदर्द से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, वो तुगलकाबाद आएगी। इस सारे प्रोसेस में 1 घंटा लग जाता था। हम 4 किलोमीटर 1 घंटा में पैदल ही पहुँच जाते थे। तो हमने कहा क्यों 60 पैसे भी ख़राब किए किराए के, जब 1 घंटा ही लगेगा। यहाँ से बस स्टैंड पे जाएंगे, बस पकड़ेंगे, फिर खानपुर से दूसरी पकड़ेंगे, फिर कालका जी आएंगे। तो 1 घंटे में हम पैदल ही शाम को गांव के हम 3-4 बच्चे थे जो गांव में पढ़ने जाते थे। अमूमन मेरे गांव का जो अटैच स्कूल था 8वीं के बाद सिस्टम में, वो तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी में गाँव के सभी बच्चे जाते थे। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा पढ़ना चाहते होंगे, या मेरी भी इच्छा थी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगा जिसमें गाँव के सभी बच्चे जाएंगे। तो मेरे स्कूल में एडमिशन, मैंने कालका जी में एडमिशन मेरा हुआ। पहले से आपने डिसाइड कर लिया था कि संघर्ष करूंगा, हाँ, लेकिन पसंद अपनी रखूंगा, संघर्ष के लिए तैयार हो। हाँ, तो मैंने कालका जी में एडमिशन लिया। तो मुझे मालूम भी था कि रेलवे कॉलोनी जाएंगे तो 2 किलोमीटर डायरेक्ट बस जाती है, और कालका जी जाऊँ तो डायरेक्ट बस नहीं है, मुझे मालूम है पैदल भी जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर परिवार के लोगों ने मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दी। रमेश भिदोड़ी जी 10 साल के लिए सांसद, मेरे ख्याल से 2 साल निकल चुके हैं, और उससे पहले मेरे ख्याल से 15 साल
विधायक भारत से दायित्व निभाया, कुर्सी नहीं संभाली, दायित्व निभाना। बड़ी गलत हमारी सोच होती है कि कोई नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है तो समझते वो कुर्सी पे बैठ गया। वो कुर्सी पे तो एक्चुअली बैठ ही नहीं पाता है। अगर वो वाकई में सत्यनिष्ठ है और कर्तव्यपरायण है तो उसको बराबर कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। कहना बहुत आसान है, ये अक्सर हमारी बातचीत आप लोगों के साथ दर्शकों को होती रहती है कि जब हम ये चुनते हैं कि हमने पॉलिटिशियन बनना है तो हमें सिर्फ वो एक कुछ लम्हे नजर आते हैं जो वो व्यक्ति गाड़ी से उतर रहा है या एक भीड़ उसको घेर के खड़ी हुई है, लेकिन उस भीड़ के घेर के खड़े होने से पहले उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष अकेले रह करके करा है, कितना संघर्ष अपने आप से अकेले रह करके करा है, वो नजर नहीं आता। और बहुत अच्छी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता लंबा। उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं वो नहीं करूंगा जो सब कर रहे हैं, भले ही मुझे तकलीफ हो, मैं 4 किलोमीटर पैदल जाऊंगा लेकिन मैं रास्ता अपना चुनूंगा। आगे इस बातचीत को बढ़ाते हैं। पुरानी साइकिल मिल गई, सेकेंड हैंड साइकिल आ गई। परिवार ने उस टाइम 160 रुपए की साइकिल सेकेंड हैंड आई थी उस ज़माने में। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी 160 रुपए। 78-79 में। तो फिर सेकेंड हैंड साइकिल परिवार के लोगों ने दे दी लेने के बाद। तो सेकेंड हैंड साइकिल से फिर कालका जी पढ़ने जाने लगे। तो कालका जी मैंने 12th क्लास पास की कालका जी से ही। फिर कालका जी में ही मैं भगत सिंह कॉलेज के बराबर में ही है बीकॉम कॉलेज, क्योंकि परिवार मेरा बिजनेस करता था, चाहे बिजनेस भले छोटा था। स्टोन क्रैशर्स, स्पेयर पार्ट्स की शॉप, मोटर स्पेयर पार्ट की, बड़े भाई इसी काम को करते थे, पिताजी वही करते थे। गांव इसके जो पहाड़ है, क्वेरीज हैं पत्थरों की, तो वो लीज़ पे मेरे फादर पिताजी के पास थी। सोसाइटी उन्होंने बना रखी थी पिताजी ने, सोसाइटी के माध्यम से पहाड़ था। तो 12th क्लास करने के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो एज वेल एज साथ के साथ में हमारी जो दुकान थी स्पेयर पार्ट की, तो मुझे लगा स्कूल के तो कंपलसरी है लेकिन कॉलेज तो 4 घंटे के लिए जाते हैं, तो बाकी टाइम कहाँ स्पेंड करूँ। तो मैंने अपनी दुकान पे जाना शुरू कर दिया स्पेयर पार्ट की। हाँ, तो हालांकि मेरे एक भाई ने, मेरे बड़े भाई ने मेरे पे टिप्पणी भी की कि इसका मतलब तेरा पढ़ने का मन नहीं है, जो तू दुकान पे जाना शुरू हो गया, तू पढ़ना नहीं चाहता। तो मैंने कहा तुमको लग रहा होगा ऐसा ही, पर मुझे लगता है मैं क्यों अपना 6 घंटे ख़राब करूँ। कॉलेज तो 4 घंटे होता था और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो एक स्कूल की बिल्डिंग में कॉलेज चलता था, तो वहाँ पे स्पेस था नहीं। तो हमारी जो क्लास होती थी कॉलेज की वो बीकॉम फर्स्ट ईयर की, वो 1 बजे के बाद होती थी भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग में। अब 1 बजे तक आदमी क्या जाए, तो मैं सुबह 6 बजे नहा धोता उठता था, अपनी दुकान पे जाके बैठ जाता था। दुकान पे हमारे एक सेल्समैन भी रखा हुआ था भाई ने, तो भाई कम बैठा करते थे। तो मुझे लगा ये सेल्समैन बैठता है, नौकर रखा हुआ, तो मैंने उससे पूछा क्या करते हो आप। तो कहना जी पहले क्या करते थे आप। उसने कहा जी मैं सप्लायर था, माल लाता था, दुकानों पे देता था, कमीशन लेता था। फिर साहब ने मेरे को बोला, मेरे भाई के लिए बोला कि आपको कितने पैसे कमा लेते हो। उसने कहा जी 800 रुपये महीने कमा लेता हूँ। तो भाई ने कहा 1000 रुपये हम दे देंगे, तुम मेरी दुकान पर परमानेंटली बैठो। तो मैं बैठने लगा। कहाँ से सामान लाते थे। उसने कहा कश्मीरी गेट से। तो फिर मैंने कहा बीच में ये सामान जो वहाँ से लाते हैं तो सस्ता मिलता है। तो कह रहे हाँ जी, पहले एक आइटम के ऊपर 5 रुपये हम सेल्समैन कमाते हैं, हम दुकानदार को देते हैं, फिर दुकानदार आगे 5 रुपये कमाता है। तो मुझे लगा फिर हम क्यों ना कश्मीरी गेट से सामान लाएं, इस आदमी को सेल्समैन रखा है तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं उसको लेके होल सेल से सामान लाना मैंने शुरू कर दिया। और होल सेल से सामान लाने के बाद, दुकान पर लाने के बाद मार्केट में कंपटीशन होता है, तो जो जिस रेट में सप्लायर सामान बेचते थे उस रेट में मैंने डायरेक्ट कंज्यूमर को देना शुरू कर दिया। जो सप्लायर का 5 रुपये ज़्यादा था, लेना कम कर दिया। तो बाकी जो दुकानदार थे वो परेशान हो गए, और जो ड्राइवर्स वगैरह स्पेयर पार्ट का सामान ट्रक्स कर लेते थे, ट्रक्स और बस का, तो वो कहते थे आप मार्केट ख़राब कर रहे हो, आप इतना सस्ता क्यों देते हो। मैंने कहा मुझे मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहता, मैं तो नमक खाना चाहता हूँ आटे के अंदर, मेरी आदत नहीं है मैं आटे मैंने तो मार्केट के लोग मेरे से थोड़ा सा। मतलब रमेश जी एक बात पक्की थी कि आपको जहाँ पर भी बैठाया जाएगा आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर दोगे, उसके लिए आपने जो मेहनत करनी है आप करोगे। नहीं, उस ज़माने में तो मैंने लोगों की मेहनत तो नहीं देखी। मुझे लगता है मैंने अपना फ़ायदा देखा कि मेरी सेल ज़्यादा होगी तो 4 आइटम बिकने की बजाय 6 बिकेंगी, सस्ती बेचूंगा तो मैं, तो स्वाभाविक है मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैंने 1 आइटम बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की बजाय मैं 6 आइटम बेच दूँ, तो 6 आइटम बिकेंगी, तो 1 आइटम पे 5 रुपये बच गए, तो 30 रुपये बच गए। और 2 ही बेच के बैठे रहूँगा तो 10 रुपये की बचेंगे केवल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ना, आपने इजी प्रोसेस नहीं चुना ना, इजी गोइंग आपको पसंद नहीं था। आपको कुर्सी मिल गई थी, आप बैठ भी सकते थे, आपने कहा ना हमने यहाँ पर भी कुछ नया काम करना है। मेरे पिताजी के वो संस्कार थे। हमारे पिताजी इस बात को कहते थे कि जीवन के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बराबर में उसके भी। तो जो पिताजी कहा करते थे, तो उनके कारण से, और एक इजीली अवेलेबिलिटी जो होती है, जो लोग चाहते हैं रास्ता शॉर्टकट चाहते हैं,
उसमें कई चीज़ें हैं। 15-20% केस ऐसे होते हैं कि जो शॉर्टकट के माध्यम से लोगों को सफल नज़र आते हैं, तो लोगों को वो 15% तो दिखाई देते हैं, लोगों को 80% तो सफलता की सीढ़ी पर चलने वाले सेक्रीफाइस लोग नज़र नहीं आते हैं। तो उसमें वो 15% के रास्ते पर चलने वाले लोग 85% फेल होकर घर बैठते हैं। बिल्कुल 85%, 15% भी। अब 100 में ऐसे कुछ लोग हैं जो 15% की तरफ, अरे उसने क्या किया था, वो भी तो एकदम किसी की चापलूसी करके, किसी के आगे पीछे गणेश परिक्रमा करके उसने, मैं भी ऐसे 100 लोग लगते हैं लाइन में। 100 में से सफलता केवल 10 को मिलती है, 90 लोग अपने जीवन में हताश होकर बैठ जाते हैं। तो 90 लोगों को भी हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। 15 लोगों को इजीली अवेलेबिलिटी शॉर्टकट वालों को नहीं चुनना चाहिए। इन 15 के अलावा जैसे मेरी दिल्ली के अंदर हमारे 70 विधायक हैं, 70 विधायकों में से आज तो खैर उल्टा हो गया कि 60 विधायक ऐसे हैं कि वो सब शॉर्टकट के माध्यम से आ गए, एक वेव के माध्यम से आ गए। लेकिन 70 विधायकों में से देखना चाहिए इसमें से बहुत शॉर्टकट में कौन आए थे, 10 आए थे। 10 की तरफ नहीं जाना चाहिए, 60 का इतिहास पढ़ना चाहिए। 60 का इतिहास क्या था, वो रास्ता अपनाएंगे तो हमारा रिजल्ट 100% आएगा जी, हमारा रिजल्ट ये भी है। तो आज के टाइम में लोग तुरंत एकदम हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने वो नहीं सीखा और बड़ा पेशेंस रख के हमने काम करना सीखा। और फिर मैं उसको लौट कर मेरे पिताजी के ऊपर जाऊँगा। वो हमें ये बात कहा करते थे, हमने बड़ी तंगी भुगती है। इमरजेंसी के समय हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि मेरे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघी बैकग्राउंड से काउंट हो गए थे, आर्य समाज के कारण से। मेरे भाई को अपने ट्रक लेकर सीतापुर उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा यहाँ से भागकर, क्योंकि इमरजेंसी लग गई, धरपकड़ शुरू हो गई, कांग्रेस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई ट्रक लेकर सीतापुर गए 19 महीने, वहाँ सब कुछ बर्बाद ही करके आए ट्रकों को जी, चला ही नहीं पाए, काम नहीं मिल पाया। लेकिन इमरजेंसी में टॉर्चर किया जा रहा था। मेरा भाई है एक बड़े वाले से छोटा वाला, उसको बस स्टैंड से पुलिस उठा के ले गई, इमरजेंसी में बंद कर दिया उसको उठा कर ले जाने के बाद। वो तो एक मेरे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने एसडीएम से चर्चा की, तो एसडीएम ने फिर 6-7 दिन के बाद उनकी बेल ले ली, छोड़ा फिर, तो कि भी तुम जनसंघ की एक्टिविटी नहीं करोगे। तो उस दौरान जब हमारा काम छीन लिया, पहाड़ बंद हो गए, तो हमने वो वक्त भी देखा है कि हमारे घर में एक समय ऐसा था कि अगर लाइट चली जाए, पहले लाइट चली जाती थी गांव में 4 घंटे 6 घंटे के लिए, तो मोमबत्ती जलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने वो समय भी देखा है कि घर के अंदर अगर रिश्तेदार आ गए और मोमबत्ती चाहिए मार्केट से 10 पैसे की, तो 10 पैसे मेरे घर में नहीं थे। तो मैं छोटा सा भली था, पर मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ तब। तो वो समय भी मैंने देखा है। उस समय को देखकर 78 में जब पिताजी 77 में जब वापस जनता पार्टी की सरकार बन गई और दोबारा से पहाड़ वगैरह हमें मिल गए, हमारा काम स्टार्ट होगा, तब उन दिनों को देखने के बाद पिताजी इन सब चीज़ों को कहते थे कि जीवन का संघर्ष ये हिस्सा है, जीवन का संघर्ष, इसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आप, तो मंजिल पर जाने के लिए कहीं ना कहीं त्याग करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने माना है। आपने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो तो आपने बताया, फिर कालिका जी में आए, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आए, बीकॉम आपने लिया, चुना, विषय चुना। उसके बाद आपने साथ साथ अपने बिजनेस के प्रति भी अपना दायित्व निभाया और वहाँ पर भी कुछ नया करा, कहीं ना कहीं नई सोच थी वो। राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? एक्सीडेंटल चीज़ ने प्रेरित करा? नहीं, प्रेरित तो मैं नहीं कह सकता, वो एक्सीडेंटली हुआ कि मैं जब ABVP में काम करता था यूनिवर्सिटी के टाइम में, तो मेरे पिताजी और मेरे भाई की इच्छा थी कि मैं, क्योंकि जब मैं 83-84 में फर्स्ट ईयर में आया तो कांग्रेस की सरकार थी और 84 के इंदिरा जी की हत्या के बाद बीजेपी के 2 सांसद थे और देश में कांग्रेस की, और लोग को चमक दमक चाहिए, और मेरी कम्युनिटी, देहात, हर जगह के लोग कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। तो मेरे पिताजी की और मेरे भाई की, बड़े वाले भाई की, बड़े से छोटा वाला भाई है मेरा जो, उनकी इच्छा थी कि मैं ABVP के साथ ही काम करूं, चमक दमक में ना भागूं, संघर्ष करूं। तो मैं ABVP के साथ जुड़ गया संघ के कारण से। कालका जी में जो बीजेपी के पार्षद, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर, उनके वजह से, या वहाँ स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता, कुछ विद्यार्थी परिषद के शिविर वगैरह लगने से, तो विद्यार्थी परिषद में मुझे सेकेंड ईयर में ही टिकट भी ऑफर हुआ यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी का, जिसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। और मैंने कि हम तो कॉलेज में ही करेंगे, क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना होता था, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं अपना काम। लेकिन फिर मेरे जो ग्रुप के स्टूडेंट थे सारे के सारे, उन्होंने कहा नहीं आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कॉलेज में चुनाव लड़ लिया। और मैं राजनीति की शुरुआत आपके दोस्तों से हो गई, और दोस्तों से ही हो गई। तो वो ने ज़बरदस्ती मेरा नॉमिनेशन भरवा दिया। को कहने लगे अगर तुम नॉमिनेशन भरोगे तुम्हारे सामने कोई नॉमिनेशन भरेगा नहीं, तुम अनअपोज आ जाओगे। तो मैंने भर दिया जी, वो भर दिया तो वही हुआ, मैंने नॉमिनेशन भर दिया, तो मेरे अपोनेंट जो 2 लड़के थे नॉमिनेशन भरा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मैंने अपोज बन गया। अब अनअपोज बन गया तो फिर कहने लगे अब आप यूनिवर्सिटी का इसी लड़िए। जो मित्र थे, दोस्त थे, ग्रुप, वो प्रेशर करने लगे।
फिर मैं ईसी का चुनाव लड़ लिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वो भी मैं चीफ, उस ज़माने में बोला करते थे चीफ ईसी, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतता है उसको चीफ ईसी बोला करते थे। तो 11 वोटों पे ईसी बन जाता था यूनिवर्सिटी का, तो मेरे को 16 वोट मिल गई, मैं चीफ ईसी बन गया। तो बन गया, फिर उसके बाद बस एबीवीपी के संपर्क में आ गया। लेकिन मैंने 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं अपने कॉलेज भी नहीं गया, मैंने विद्यार्थी परिषद में भी नहीं गया, मैं अपने काम में लग गया। और मैंने मेरठ में जाके लॉ में एडमिशन ले लिया, क्योंकि यहाँ रेगुलर था दिल्ली के अंदर। मुझे सेमेस्टर सिस्टम से काम भी देखना था, अपना बिजनेस भी देखना था। स्टोन क्रैशर, पिताजी क्रैशर और दुकान ट्रक चलते थे, तो वो भी काम देखना था। तो इसलिए मैंने मेरठ में एडमिशन ले लिया लॉ में, कि लॉ भी करता रहूँगा और पढ़ाई भी करता, ये बिजनेस भी करता रहूँगा जी। तो लॉ करते करते फिर वो वहाँ सोसाइटी में ऐसी गड़बड़ हो गई, फिर मुझे बीच में लॉ छोड़ना पड़ गया 2 साल के बाद। घर वाले भी कहने लगे नहीं नहीं, वहाँ गुंडागर्दी होती है, बदमाशी होती है, तुम मत जाओ। ये मैंने जाना छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो बिजनेस में लगे। लेकिन फिर एक बार दोबारा जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार 91 में हमारे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी। साहिब सिंह वर्मा उम्मीदवार थे। तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बलराम यादव होते थे, जो एबीपी में मेरे साथ काम करते थे, जो मुझे टिकट भी दिलाना चाहते थे, जिन्होंने मुझे ईसी बनाने के लिए सहयोग किया। एबीवीपी से जो वो टाइम डूसू के प्रेसिडेंट होते थे, वो साहिब सिंह जी को, कोहली साहब हमारे संगठन मंत्री थे, उनको लेके घर आ गए पवन शर्मा जी को। कहने लगे जी यहाँ चुनाव होगा और आपने काम देखना है, चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा हम तो आइडियोलॉजी का आदमी है, देख लेंगे काम। बस वो हमने 91 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वो सारी जिम्मेवारी पूरे डिस्ट्रिक्ट की हमारे ऊपर आ गई। तो साहिब सिंह जी को चुनाव लड़ा दिया। साहिब सिंह से चुनाव लड़ने के बाद फिर बस धकेल दिए, बीजेपी में लौट गए जी। बस फिर पार्टी ने कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया, प्रदेश की कार्यकारिणी का। बस वो ऐसे ही करते करते फिर पार्टी ने टिकट दे दिया, फिर चुनाव लड़ लिए तो एमएलए का जी। फिर हम लूज़ कर गए, तो ज़मीन पे तो थे नहीं, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन मेरे समक्ष जो व्यक्ति चुनाव लड़ा वो बीजेपी की टिकट मांग रहा था, वो बीजेपी का रेबल कैंडिडेट था। तो रेबल जीत गया, बीजेपी के सब लोग उसके साथ चले गए। मैं एबीवीपी प्लेटफॉर्म से आया था तो लूज़ कर गया। बहुत लूज़ करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब राजनीति ही करनी है। तो फिर उसके बाद बस राजनीति में आ गए जी। फिर उसके बाद पार्टी ने एक के बाद दायित्व दे दिए। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, पार्टी का 7 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पार्टी का 5 साल वाइस प्रेसिडेंट, फिर पार्टी का 8 साल जनरल सेक्रेटरी, दोबारा दिल्ली स्टेट का, पहले डिस्ट्रिक्ट का था फिर दिल्ली स्टेट का। बस फिर संगठन में मेहनत करने के साथ साथ पार्टी की लीडरशिप थी। पार्टी के नेता जितने बनते रहे, कृष्ण शर्मा जी एमपी बने 96 में, वो थे। उससे पहले प्रमोद महाजन जी थे, जिन्होंने मेरी टिकट में मुझे सहयोग किया, मुझे टिकट दिलाई। सुधांशु मित्तल जी हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम में हमसे सीनियर हुआ करते थे, उनका बड़ा मेन रोल रहा। नड्डा जी, आज सौभाग्य से उनका नाम लूँगा तो आपके चैनल पे ऐसे जाएगा कि वो अध्यक्ष हैं, इसलिए तो नड्डा जी हमारे अध्यक्ष होते थे उस ज़माने में। तो नड्डा जी का प्यार मिल गया। तो 93 में मेरी टिकट में नड्डा जी का, सुधांशु मित्तल का, 2 लोगों का अहम रोल है। सुधांशु जी से बातचीत थी और उन्होंने भी अपना ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छे से बताया था। हाँ जी। और उन्होंने बहुत हमें धन्यवाद दिया था कि पहली बार भी उनके जीवन के उस हिस्से को पूछ रहा है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा। और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और दोनों सिरे कहीं ना कहीं आकर के जुड़ गए। रमेश जी, माता जी और बाबूजी के बारे में आपने बताया, भाई बहनों के बारे में बताया, क्योंकि जो व्यक्ति होता है समाज में, खास करके अगर हम अपना हिंदुस्तान की बात करें तो हम जो कुछ भी हैं हम अपने परिवार का रिफ्लेक्शन है आज की डेट में। माँ बाप, भाई बहन, और हमारे तो परिवार भी बहुत बड़े होते हैं, बुआ चाचा ताऊ मामा, सभी का हमारे ऊपर एक प्यार होता है और अधिकार होता है। आज की डेट में शायद वो कम हो गया, क्योंकि 1-2 ही बच्चे रह गए हैं, तो या तो मौसी होती है या बुआ होती है या मामा होता है, शायद 1-2 रिश्ते कहीं ना कहीं मिस होने लग गए हैं। वो जो पूरा व्यक्तित्व बन के निखर के आता है वो शायद आज हम देख रहे हैं, और ऐसे ही लोगों से हमारी बातचीत हुई। ये तो एक हिस्सा था जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे माता पिता का, जहाँ पे हम आज बैठे हैं। हम अब एक स्टेप आगे जाते हैं। एक 10 पैसे का संघर्ष या वो प्रकाश के लिए वो संघर्ष, जब आपके पास 10 पैसे मोमबत्ती लेने के लिए भी नहीं होते थे, और वहाँ से यहाँ तक का संघर्ष। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे युवा भाई बहन सुन रहे हैं वो इस वार्तालाप के महत्व को समझेंगे, इसके मर्म को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक व्यक्ति विशेष एक संस्था के रूप में होता है। एक परिवार एक व्यक्ति से बनता है और परिवार से ही समाज, संस्कार, सब कुछ वहीं से आते हैं।
संघर्ष हो सकता है किसी का किसी चीज के लिए हो, किसी का किसी चीज के लिए हो, लेकिन संघर्ष तो जीवन में होगा ही होगा। हम उसको देखते किस नजरिए से हैं। दर्शकों, हम खास करके जो माता पिता जो हमारे आज हमारे साथ मुखातिब हो रहे हो या देख रहे हो इस धारावाहिक को, हम आपसे भी एक विनती करना चाहेंगे। हम अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि तुमने बड़ा आदमी बनना है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। हमें उनको ये सिखाना चाहिए हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जब हम अच्छे बनेंगे तो हम बड़े तो बन ही जाएंगे। वो किस परिप्रेक्ष्य में होगा बड़ा बनना? बड़ा बनना हमारे हिसाब से, रमेश जी हम आपको भी चर्चा में लेंगे, बड़ा बनना हमारे हिसाब से वही है जो समाज को कुछ दे के जाए, जो परिवार को कुछ दे करके जाए। और ये जो भौतिकतावाद की दौड़ है, इससे अलग हट करके कुछ ऐसे संस्कार मिले हमारे समाज में, हमारे बच्चों को, कि वो जो एक मैट रेस है उससे हट करके हम देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में और परंपराओं के बारे में बातचीत करें। दर्शकों, आपने जितने भी हमारे एपिसोड्स देखे हैं, जितने लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, सबसे पहले तो हम उन लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने हमें मौका दिया। और बिना चमक दमक के ये बातचीत चलती है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कटिंग्स नहीं है। बहुत परिवार में जैसे हम घरेलू बैठ करके बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि ज़िंदगी का क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बस सिर्फ हमने परिवार का दायरा बड़ा कर दिया है। कभी इस परिवार में कोई मेहमान होता है, कभी इस परिवार में कोई मेहमान होता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम उनसे सीखें, और सिर्फ सीखें ही नहीं, उसको अडॉप्ट करें, बच्चे भी और माता पिता भी। अक्सर बच्चे ऐसी जिद करते हैं कि हमें लगता है कि यार चल दे दे, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है, हमने क्या करना, बाद में भी तो देना है। लेकिन उस देने के पीछे हमेशा ये याद रखने पड़ेगा कि जो उसकी रिसिपिएंट कैपेसिटी है, जो उसकी लेने की क्षमता है, क्या वो अभी है जो हम उसको देना चाहते हैं या जो वो डिमांड कर रहा है। चलिए इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, यहाँ तक हो गया, आप राजनीति में आए, आप 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं साउथ दिल्ली से, 3 बार आप विधायक रहे हैं। आगे परिवार को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या संदेश देते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों को? हमारे परिवार में जो आप माँ और पिता या परिवार के लोग बच्चों के सामने चर्चा करेंगे, वो बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। बहुत से फैमिली परिवार के लोग क्या करते हैं कि वो अपने आप को अपने बच्चों के सामने बड़ा दिखाने के लिए या रिश्तेदारों के सामने बड़ा दिखाने के लिए वो कुछ इस प्रकार की बातें पेश करने की कोशिश करते हैं जो उनकी क्षमता के अनुकूल नहीं था, वो नहीं कर सकते थे। अरे मैंने ये किया, अरे मेरे उसने ये किया। तो बच्चे उसी, मेरे पिताजी ने इजीली किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी से इतनी चीज़ें हासिल कर ली हैं, तो वो उसी रास्ते पर निकल जाता है बच्चा, वो भी उसी रास्ते पर चलता है। हम लोगों को सबसे पहले मैंने ये चीज़ें प्राप्त कैसे की और कितना संघर्ष मैंने किया है, वो बच्चों के सामने अगर मानेंगे तो बच्चे उस लाइन पर चलेंगे। दूसरा, आज के इस भौतिकवाद के अंदर बड़ा बनना लोगों ने मान लिया है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना बड़ा होगा। जबकि बड़ा वो होगा, मैं ये मानता हूँ कि बड़ा वो होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने समाज में और दुनिया में रहते हुए जितने लोगों का मन ज़्यादा, दिल ज़्यादा जीत लिया। आपने कितने लोगों का दिल जीत लिया है? जितने लोगों का दिल आप ज़्यादा जीत लोगे, तुम समझ लो आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए हो। लेकिन एक आज की भौतिकवाद के अंदर भगदड़ मच गई है कि कोठी, बड़ी गाड़ी, बड़ा सब कुछ, बड़े अच्छे कपड़े, उसको देखने के बाद आदमी सोचता है कि शायद मेरी की पहचान तब बड़ी होगी। तो एक थोड़े समय के लिए अपने किसी स्वार्थ के कारण तुम्हें तुम्हारी बड़ी गाड़ी देखने के बाद या तुम्हारी संतुष्टि के लिए आदमी तुम्हारी तारीफ थोड़े टाइम के लिए कर सकता है। जब वो वहाँ से तुम्हारे पास से निकल जाएगा, तुम अपने रास्ते से निकल जाओगे, वो व्यक्ति तुम्हारी असफलता के ऊपर सबसे पहले हंसने वाला व्यक्ति होगा कि ये वही व्यक्ति है। वो हमारे ध्यान में नहीं रहती हैं चीज़ें सारी की सारी, इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा वो बनेगा जो अपने आचरण के अनुसार कितने लोगों का मन जीतने में कामयाब हो जाए। आपने बहुत सुंदर बात करी जो हम अपने दर्शकों के लिए खास करके हाईलाइट करना चाहते हैं कि आज की डेट में जो माता पिता हैं हमारे बच्चों के, वो कभी भी अपनी परेशानियां नहीं बताना चाहते, वो कभी अपना संघर्ष नहीं बताना चाहते, वो कभी मर्यादाएं नहीं बताना चाहते कि इस दहलीज को तुमने नहीं लांघना। वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, चाहे रुपए पैसे के खर्चे में हो, चाहे एक सपने देखने के हो, क्योंकि अगर सपने भी बहुत ज़्यादा आपने देख लिए और हकीकत में आप वो काम नहीं करते हो तो उसका फलीभूत होना संभव ही नहीं है। और शायद यही एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा आज की डेट में मिसिंग है, जिसकी वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो शायद एक अलग ही दिशा में चलना शुरू हो गई है। उस चलना में फिर लोग दूसरे को देखकर ना उधर भागने का प्रयास करते हैं।
मेरा सौभाग्य है कि हमने अपने बच्चों को मेरे बच्चे, मेरी मिसेज़ का उसमें योगदान है, उसने बच्चों को पढ़ाया। मैंने तो अपने 25 साल के पॉलिटिकल जीवन के अंदर 30 साल होने जा रहे हैं अब तो, 1993 से और आज तक मैं अपने पूरे जीवन में 2 रात के लिए मेरे बच्चों के साथ दिल्ली से बाहर नहीं गया कभी भी पूरे जीवन में। मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होते हैं तो बच्चे पूछते होंगे कि तुम कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो मेरे बच्चों से भी ज़रूर पूछा होगा। मेरे बच्चे ने, मेरे बड़े बेटे की स्कूलिंग हॉस्टल में हुई, मेरे छोटे बेटे की स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल से हुई, लेकिन फिर उसने बीटेक चंडीगढ़ में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की, तो हॉस्टल में रह के की। लेकिन उनसे लोगों ने ज़रूर सवाल पूछे होंगे। लेकिन उन मेरे बच्चों ने हमको ये देखते हुए शायद ये मान लिया होगा कि हमारे पिताजी कहीं ना कहीं किसी काम में लगे हुए हैं, तो हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उनके लिए वो है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो इस बात को समझते होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल समझते होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि उनके पिता का दायित्व सिर्फ एक परिवार नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के सभी परिवार उनके परिवार हैं। तो मेरे को परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा रही कि मेरे बच्चे खुद समझ गए। मैं अपने जीवन में आज तक अपने बच्चों को किसी 5 स्टार में डिनर लंच के लिए नहीं लेके गया हूँ। मैं 5 स्टार होटल में कभी किसी की शादी में गया हूँ, वरना मैं खाना खाने के लिए किसी दोस्त के साथ भी 5 स्टार होटल में नहीं गया कभी भी। तो ये मेरे बच्चों ने देखा होगा। मेरे बच्चों ने भी देखा होगा कि एमएलए बनने के बाद हमारे पापा चॉइस करते हैं शादी में जाने की, तो 5 स्टार वाली शादी में मैं नहीं जाता, मैं गरीब की शादी में जाता हूँ। गरीब परिवार की किसी की शादी होती है, निमंत्रण पत्र आते हैं, तो मैं पहले उसको अटेंड करता हूँ। और मुझे समय मिल जाएगा 12 साढ़े 12 बजे, तो मैं रात को लेट जाऊँगा। पहले मैं शादी फिनिश वो करता था जो गरीब की शादी घर में हो रही है। मेरे जीवन का एक प्रिंसिपल रहा है। 5 स्टार में मेरे किसी जानने वाले की, मित्र की, किसी की भी शादी हो, मैं नहीं जाता पहले, मैं बाद में जाता हूँ। पहले और शादी अटेंड करता हूँ, 7-8 शादी और अटेंड करूँगा, तब उसके बाद मैं जाऊँगा। मैं जाने के बाद तो शायद मेरे बच्चों ने ये देखा होगा शायद कहीं ना कहीं। और परमात्मा की दुआ से आज मेरा बड़ा बेटा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की है। पहले मास कम्युनिकेशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, फिर लॉ कर ली उसने। करने के बाद छोटा बेटा मेरा आज MS करके अमेरिका में एंट्रेंसशिप लेने के बाद वहीं आज एक वाइस प्रेसिडेंट है किसी कंपनी के अंदर 28 साल की उम्र में। और बेटी ने भी मेरी ने LLM कर लिया। तो बच्चे जो पढ़ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अपने माता पिता के संस्कारों से ही वो आगे बढ़ते हैं। हम दोष देते हैं बच्चों का, लेकिन बच्चों को दोष देने पहले हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन के अंदर कैसा किया था और कैसा करने के बाद बच्चे के सामने कैसा परोसा है। हम जो प्रस्तुत क्या किया है, अपने जीवन का कौन सा हिस्सा है। तो ये तो मैंने कभी बताया नहीं बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चों ने देखा होगा। जब मैं उनसे कहता था उस शादी में नहीं जाना, उसमें जाना है, उसमें नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं देखो ये संस्कार भी हम बच्चों को देंगे। तो बच्चों को सबसे पहले यही बताएं कि शॉर्टकट जो है ना, और ज़्यादातर लोग चाहते हैं शॉर्टकट। मेरे भी परिवार में बहुत लोग हैं, बड़ा परिवार है मेरा, बहुत समझाता हूँ। कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कज़न ब्रदर के बच्चे हैं, हमारे अपने मेरे भाइयों के बच्चे हैं, तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं। आज भी वो दौड़ में भागे हुए हैं। तो मैं बधाई दूंगा आपके इस चैनल को कि आप इस प्रकार का एपिसोड करके और प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आने वाले देश की जनरेशन को सुधारने के लिए, एक भटकाव के मार्ग पर ना जाकर वो अपने जीवन की ध्येय क्या है, हमारे जीवन का, मनुष्य को परमपिता परमेश्वर ने किस लिए पैदा किया है, उसका अर्थ क्या है, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा आपको इस बात के लिए। हैं कि लक्ष्य नहीं जानना चाहते जिंदगी का, और जो दिख गया उसको भोगने की है। जो हमारी संस्कृति थी वो थी उपयोगितावाद की, अब उपभोक्तावाद में जा रही है। और शायद जो आपने आज संदेश दिया, बहुत अच्छा, हृदय को छूने वाला संदेश है कि हमें उपयोगिता का महत्व समझना पड़ेगा। हमारे बच्चों को और हमारे माता पिता दोनों ही पीढ़ियों को ये समझना पड़ेगा कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, क्या ज़रूरी है दिखाना। बच्चों को वो पता होना चाहिए। कभी कभी जब हम छुपाते हैं तो शायद उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। समाज को जो हम देने के लिए आए हैं, समाज से लेना तो हम जानते हैं, दोहन तो करना जानते हैं, लेकिन वापस क्या देना है शायद हमें नहीं पता होता। रमेश जी, आप जो भी बातचीत कर रहे हैं बहुत सुंदर है, और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो आपने संस्कार बच्चों को दिए। जो हमारे दर्शक माता पिता सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश ही कर सकेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है इस धारावाहिक को चलाने का, इस बातचीत को कह लीजिए, कोई धारावाहिक नहीं है, पारिवारिक बातचीत है, वो यही है कि आप भी ये समझें कि सारा दोष बच्चों का नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग, उनके संस्कारों में हम हैं। जो हम सिखाएंगे
क्योंकि बच्चा जब माँ बोलता है तो वो उसको उसकी माँ ने ही सिखाया होता है, जब वो पिता बोलता है तो भी उसकी माँ ने ही सिखाया होता है, उसके परिवार ने ही सिखाया होता है। तो अगर हम ये ध्यान लें कि हमने अपने बच्चे को सिर्फ अच्छा ही सिखाना है, लेकिन साथ में बुरा क्या है ये बताना भी ज़रूरी है, तो शायद हमारे बच्चे आज एक नई नहीं, बच्चे अर्निंग मेरी क्या है, पैसा किस रास्ते से कौन से मार्ग से आ रहा है, ये बच्चा जब 7th 8th क्लास में आ जाता तभी से देखना शुरू कर देता है। तो मेरे पिताजी की अर्निंग इस प्रकार की इस रास्ते की है और उसी हिसाब से वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। तो बच्चा फिर सोचता है कि मैं भी ऐसी करूँगा आगे, तो बच्चा उसी रास्ते पर चला जाएगा जी, और वो भटकाव के मार्ग पर निकल जाता है जी। तो ऐसा नहीं है, वो बोलता नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा होता है, पर वो देखता है कि मेरे माता पिता की वर्किंग स्टाइल, उनका करैक्टर, उनका जीने का तरीका, उनका रिश्तेदारों के प्रति व्यवहार, बिहेव, माँ के प्रति, दादी के प्रति, बुआ के प्रति, वो सब देखता है बच्चा, लेकिन वो बोलता नहीं है, ऑब्जर्व करता रहता है। धारण करते हुए वो उसी रास्ते पर आगे चल जाता है। और माँ बाप भी अगर उसको कहने की कोशिश करें कि तू ये गलत रास्ता, तो वो उसको आईना दिखाने की कोशिश करता है, आप भी तो ऐसे करते थे ना। तो कभी कभी कुछ बच्चे 100 में से 10, 20, 50 ऐसे बोल भी देते हैं, तो माँ बाप क्या जवाब देंगे फिर उस बात का जी। तो इसीलिए एक ऋषि की कहावत है, एक ऋषि ने कहा था कि जीवन के अंदर अगर किसी को तुम कुछ देने की, गुर देने की बात कर रहे हो, संस्कार देने की, तो पहले उनको खुद तुमको एक्सेप्ट एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो है तो वो कहानी, पर मुझे लगता है आपके इसमें सुनानी बहुत ज़रूरी है, बतानी। वो एक छोटी सी कहानी है। गांव में एक बुढ़िया रहती थी, इस बुढ़िया के बच्चे की बड़ी फुंसियाँ निकलती थी, बहुत फुंसियाँ निकलती थी। अब उसको लोगों से कहने लगी कि मेरी बच्ची का बड़ी फुंसी, कहाँ दिखाऊं? तो गांव था, उन्होंने कहा वैद्य रहता है एक वहाँ पर मंदिर में, वहाँ चले जाइए, 4 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में। बुढ़िया बेटे को लेकर चली गई, पैदल पैदल गई, बेचारी गरीब थी, गई उसके पास गई, वैद्य के पास, संत के पास। उन्होंने कहा मेरा बेटे की बड़ी फुंसी निकलती हैं, इसका कोई इलाज बताओ। उसने कहा क्या खिलाते हो इसको, क्या खाता है? उसने कहा बाबा ये मीठा बहुत खाता है, बहुत स्वीट खाता है। अच्छा मीठे में क्या खाता? उन्होंने गुड़ बहुत खाता है। उसने कहा ओहो चलो कोई बात नहीं, आप 3 दिन बाद इसको लेकर आओ, मैं इसको दवाई बनाऊंगा और दूंगा मैं। वो 3 दिन बाद लेकर बुढ़िया चली गई। 3 दिन बाद वो फिर संत के पास बच्चे को लेकर गए। अब बच्चे को लेकर गए तो धूप पड़ रही थी, कच्चे रास्ते पर गए। जाने के बाद संत के पास बैठा, संत ने कहा बेटा, बच्चे के सर के ऊपर हाथ घुमाए और कहा बच्चे आपको फुंसी जो निकलती है ना, गुड़ खाने से निकलती हैं, आप एक काम करना, आज के बाद से गुड़ खाना छोड़ दो, आप ठीक हो जाओगे, फुंसी नहीं खाओगे ना? तो बच्चे ने कहा हाँ बाबा नहीं खाऊंगा। उसने बुढ़िया जी कहा माता जी ले जाओ, जाओ अब इसकी फुंसी ठीक हो जाएगी। वो माता जी गुस्से में आ गई, गर्म हो गई, ये काम तो तुम 3 दिन पहले भी कह सकते थे, आपने मुझे बूढ़ी को परेशान किया, बुलाया यहाँ पर, आप पागल करते हो लोगों को, तुम्हारे पास दवाई नहीं है तो क्यों मुझे परेशान किया, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? बाबा हंसने लगा। हंस के बाद माता जी को उसने कहा माता जी ऐसा नहीं है, आप जो नाराज़ हो रही है, मैंने आपकी बात सुन ली है। 3 दिन पहले तक तो मैं खुद भी गुड़ खाता था, अब मैंने पहले ये चेक किया कि गुड़ छोड़ा जा सकता नहीं छोड़ा जा सकता है, तो 3 दिन मैंने गुड़ नहीं खाया, तो मुझे लगा कि गुड़ छोड़ा जा सकता है, तो मैं अगर गुड़ छोड़ दूंगा तो बच्चा तभी गुड़ छोड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा, जब माता जी एकदम संत के सामने हाथ जोड़कर मेरे से गलती हो गई, तो पहले मुझे गुड़ छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूँगा कि ये भी गुड़ छोड़ सकता है। तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम खुद तो उसको फॉलो करने का प्रयास करते नहीं हैं और दूसरे को शिक्षा देने की बात करते हैं हम लोग। तो पहले मुझे उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों के भविष्य के लिए पहले हम लोगों को, परिवारों को और समाज को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम किस मार्ग पर, किस रास्ते पर जा रहे हैं। हम उस रास्ते पर जाएंगे तो बच्चों को रोकने के लिए हमें 4 बार सोचना पड़ेगा किस प्रकार, गलत रास्ते से अगर हम शॉर्टकट से अगर अर्निंग करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे उस रास्ते पर जाएंगे जी। तो ये भी एक इसमें तथ्यों पर आधारित चीज़ें हैं जी। दर्शकों बहुत सुंदर बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और कि भैया आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रही है ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करने की या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की। बहुत सीरियस तरीके से जो हमारा उद्देश्य था, शायद मुझे लगता है कि वो पूरा होता जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको एडॉप्ट करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से कह देना अपने आप में आसान नहीं होता है। जब भी हम किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू लेते हैं या बातचीत करते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो लोगों को ये होता होगा कि शायद हम कुछ विशेष वो करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या ये हैं या वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसके साथ एक पूरा समुदाय जुड़ा होता है। जो बात रमेश जी ने अभी कही कि जब वो संत के पास जाते थे तो उस संत के पास पूरा गांव जाता होता,
पूरे समाज के लोग चाहते होंगे, और उस समाज ने वही करना था जो वो संत करता या जो वो संत कहता। तो शायद जो एक जनप्रतिनिधि का या किसी पॉलिटिशियन की, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें या राजनीतिक की बात करें, जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक बहुत सुलझे तरीके से उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे जन समुदाय को जिसके वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो मैसेज चला जाता है, उनकी भावनाएं, उनके विचार और उनका उद्देश्य क्या है। और यही हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, संघर्ष पहुंचे, उद्देश्य पहुंचे। और यदि ये उद्देश्य आप तक पहुंच गया तो शायद इनका संघर्ष जो रहा है ना, या इनके माता पिता का जो संघर्ष रहा है, आपने सुना होगा जब बोल रहे थे तो पता चलता है कि जब किसी के माँ बाप को कोई तकलीफ होती है तो बच्चे को इतनी उम्र बाद भी वो तकलीफ याद रहती है। ये है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की संस्कृति और विशेषता कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम बच्चे ही रहते हैं अपने माँ बाप के लिए। रमेश जी, बहुत इमोशनल बातचीत हो गई है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी आप संदेश हमारे युवा वर्ग को, समाज को देना चाहते हैं, वैसे तो सारा संदेश हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, और कुछ विशेष जो आप हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे पूरी दुनिया में बैठे हैं, हिंदुस्तानी आज की डेट में हर देश में हैं करीब करीब, और इतना बड़ा जनप्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं साउथ दिल्ली से, आप कोई संदेश अगर दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। संदेश इसमें ये बनता है कि आपके मन में जो विचार हैं उनको प्रकट करना चाहिए, बगैर बहके कि सामने वाले को बुरा लगेगा अगर विचार आपके ठीक हैं तो। मेरे को भी बहुत लोग, मेरे नेताओं ने बहुत मेरे को कहा है, एक नेता ने तो, मेरे इतने बड़े नेता हैं, मैं उनको आदर्श भी मानता हूँ, उनके अनुसार मैं काम भी करने की मेरे से कहने लगी कि भाई आप भी थोड़ा शांत रहा करो, ऐसे करके मेरे को बोला। उसके पीछे कारण है कि गलत को अगर गलत कहेंगे और जो गलत उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो 10 जगह आपका दुष्प्रचार करेगा ही करेगा, उसको सूट नहीं कर रही वो बात, लेकिन आप उसको कहने की हिम्मत रखिए जी। इसके नुकसान बहुत होते हैं, कष्ट भोगना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। मैं 17 घंटे अपने जीवन में काम करता हूँ, 17 घंटे कॉन्टीन्यूअस काम करता हूँ मैं, और आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है 12th क्लास पास करने के बाद से, तब से आज तक मैं 17 घंटे मेरा नियम है काम करने का। मैं रात को 12 बजे से पहले अपने जीवन में कभी नहीं सोया हूँ आज तक, मैं रात को 12 बजे के बाद सोता हूँ। तो 17 घंटे काम करना इसलिए पड़ेगा कि आप तुम सत्य की बात कहते, कड़वी बात कह रहे हो, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए और लोगों को समझाना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन के अंदर जो आपको गलत लगे उसको कहना चाहिए गलत है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़े से लाभ के लिए किसी को झांसा नहीं देना चाहिए। जैसे मेरे लोगों ने कहा, जब मैं एक बार चुनाव लूज़ कर गया तो उन्होंने कहा नेता ऐसे बोलते हैं, तुम भी बोल दो ये करा दूंगा वो करा दूंगा। मैंने कहा मेरी कैपेसिटी में जो है ही नहीं, चुनने के बाद मैं उसको कराने का वायदा कर दूं तो फ़ायदा मैं नहीं बोलूँगा। चुनाव जीतूँ या हारूँ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं मना कर देता था, आज भी मैं मना कर देता हूँ। जो काम मेरी ज्यूरिडिक्शंस में नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे से शिकायत करते हैं, हम लेके आए किसी को, क्या जरूरत थी, आप एक फ़ोन मिला देते, आप कह देते, देख लेते हम। लोग कह देते हैं उसने तो फटाक देसी मना कर दिया, अरे गुड़ ना देता गुड़ तेजी सी बात तो कर देता, हम तो गए उसके घर, उसने कह दिया तो मेरी बस की नहीं है। तो आज भी मेरे रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, मेरे मित्र नाराज़ होते हैं, मेरे दोस्त नाराज़ होते हैं, भाई साहब आपने तो मना ही कर दिया जाने के बाद। मैंने कहा भाई वो इम्पॉसिबल काम है, हो ही नहीं सकता, गलत काम है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन में एक टाइम के लिए उसको गलत लगेगा ये काम कि तुमने मना कर दिया। जब वो 10 जगह धक्के खाने के बाद नहीं होगा ना, तो आपको ही याद करेगा, अरे उसने पहले ही मना कर दिया तो मैं तो 15 दिन ख़राब कर दिया, उसी की बात मान लेता तो मेरे 15 दिन ख़राब नहीं होते। ऐसे लोग भी लौट के मेरे पास आए हैं इस बात को लेकर कि वरना मैंने 15 दिन वहाँ गया, चंडीगढ़ फिर गया, मैं वहाँ उसको जहाज़ में लेकर गया, वहाँ ये गया। मैंने कहा भाई वो तुम्हारा काम ही गलत था, हो ही मेरिट पे नहीं सकता था बगैर करप्शन के, तो इसलिए ये करवा ही नहीं सकते थे आप। तो हो सकता है उससे हमसे कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अंत भला सो भला ये कहा गया है हमारे यहाँ, लास्ट में वो अंत में भले में ही चीज़ें निकल कर आएंगी किसी को टॉफ़ी देने की बजाय। अब मैं हंसता था, पता नहीं लोग झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं कि पहले नेता हुआ करते थे, टेलीफोन की तार निकली पड़ी है, टेलीफोन मिलाते थे, हेलो हेलो मैं इनको देख लिया कर देना, अच्छा मैंने बोल दिया है। कहीं किसी ने ऐसे 2-4 नेताओं को मुझे एग्जाम्पल दिए कि फिर उन्होंने कहा भाई तेरी टेलीफोन की तार तो निकली पड़ी है, तो बात कहाँ कर रहा था जी नेता से जी। तो ऐसे लोगों ने भी नेताओं को बदनाम किया हुआ, ये इस प्रोफेशन को जी लोगों ने पॉलिटिशियन में पिछले 50-60 साल में रखना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस परसेप्शन को ख़त्म किया है कि जो पॉलिटिशियंस की परसेप्शन थी ना जी, धारणा बनी हुई थी उनके बारे में, उसको ख़त्म किया है प्रधानमंत्री जी ने।
और इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं और मैं उनका फॉलोवर हूँ। मैं जब वो संगठन मंत्री थे, मेरे हेल्थ चेकअप कैंप लगा था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं जब एमएलए नहीं था, मैं लूज़र था, बीजेपी की सरकार थी, हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं मोदी जी को जिद करके, वो संगठन मंत्री थे, अपने वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप में अपने गाँव में लेके गया, और वो गए मेरे साथ, मोदी साहब उस टाइम भी जी। तो मैंने उनकी वर्किंग स्टाइल, मैंने उनको अपने हाथ से, हरिचंद माथुर लैन के पीछे बैक साइड में फ्लैट होता था जिसमें प्रधानमंत्री जी रहते थे। तो मैं एक दिन सुबह के टाइम जब 10 बजे उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने देखा संगठन मंत्री जी, रूलिंग पार्टी, सत्ता में थे हम, बीजेपी केंद्र में सरकार, अपने कपड़े खुद धो रहे थे प्रधानमंत्री जी, मोदी साहब, हरिचंद माथुर लैन में। उनको शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है। मैं गया, आओ विदुड़ी, कैसे हो, बड़ा मेरे को बराबर में कुर्सी डाल के बैठो, मेरे से बात करते रहे और कपड़े धोते रहे जी प्रधानमंत्री जी। तो उन लोगों ने अगर ये चीज़ें प्राप्त की हैं, तो अपना आपको एक साधारण मनुष्य रहते हुए, तो मेरी जो पार्टी में एक उदाहरण नहीं है। सुंदर सिंह भंडारी जी जो कपड़े धोते थे, वो कपड़े फट जाते थे, सुई धागे से खुद धोया करते थे। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, डॉक्टर 10 राजेंद्र प्रसाद रोड हमारा कार्यालय था, एबीपी की सारी बैठक बूठक यूनिवर्सिटी के चुनाव की वहीं होती थी, क्योंकि 2 ही एमपी थे, कोठियाँ ही नहीं थी बीजेपी के पास। तो मैं किसी दायित्व पे तो नहीं था, जिले में ही काम करता, दक्षिणी जिले में एबीपी का मैं। लेकिन जब कभी चाय बनाने की इच्छा जाहिर होती थी कि चाय पीनी है, तो जग में फ्रिज के अंदर दूध रखा हुआ होता था जी, फ्रिज के अंदर। हमारी पार्टी संगठन कहाँ से कैसे इन लोगों के त्याग के कारण आई है, चाहे ठाकरे साहब हों, माथुर साहब हों, खंडेलवाल जी हों, भंडारी जी हों, इन लोगों के, जैना कृष्णा मूर्ति हों, इन लोगों को मैंने देखा है अपने डूसू के ज़माने में जब मैं पढ़ा करता था। तो फ्रिज में से दूध निकालते थे, चाय बनानी है, वो बैठक में चले, तो जब फ्रिज में जग में दूध रखा होगा तो उसमें निशान पड़ जाता है, ऊपर धारी पड़ जाती है। तो अब अगर वो देख लिया दूध किसने पिया है, तो भंडारी जी क्लास लेते थे। तो हम क्या करते थे, उस जग को बड़ा टेढ़ा करते थे धीरे धीरे, और उस दूध को निकालते थे। जितना दूध निकालते थे उसमें धीरे से पानी से धीरे तुरंत पानी डाल देते थे कि वो निशान वहीं का वहीं रह जाए जी, वो ठीक है ना जी। तो फिर उसकी चाय बना के फिर खुद ही उसको पतीले को धो देते थे जल्दी, कभी दोपहर के टाइम में 4 बजे 3 बजे। तो भंडारी जी को अगर पता लग गया कि दूध किसी ने कम पिया, कहाँ चला गया दूध, तो जान खा जाएंगे। भंडारी जी बड़ी सख्त मिजाज के थे जी। तो ऐसे लोगों के त्याग से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उन लोगों को हमने देखा है कि वो राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, उनके अपना घर, अपने बच्चे की परवाही नहीं कर रहे वो। तो मेरे बेटे को अगर मैं कहीं घुमाने मेरे बच्चों को नहीं लेके गया, तो वो भी कहीं मुझे पिक्चर नज़र आती दिखा करती थी। तो मैंने कहा ना, जैसे हमारे पूर्वज बुजुर्ग करेंगे वो हम सीखेंगे करने के बाद। तो इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए, जो आपने जैसे पहले कहा है कि हर सफलता के पीछे संघर्ष और त्याग छुपा हुआ है, सेक्रीफाइस छुपा हुआ है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेक्रीफाइस की पहले कल्पना करिए आप, तभी आप शिखर पर पहुँच पाएंगे जी। दर्शकों, ये थी हमारी मुलाकात श्री रमेश विदुड़ी जी के साथ, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी बार चुने गए हैं साउथ दिल्ली से। हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये सफ़र आगे अनवरत इसी प्रकार चलता रहे। इनकी भावनाएं और उसके साथ जुड़ा हुआ इनके अंदर जो एक दायित्व भाव है समाज के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति, हमारे युवाओं के प्रति, वो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा इनको आशीर्वादित करे। ये बिना थके, जैसे अभी इन्होंने बोला कि हम 17 घंटे तक काम कर लेते हैं, हम परमात्मा से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये घंटे कम ना हो, इनको स्वस्थ जीवन मिले, इनके अंदर जो इच्छा शक्ति है समाज के बदलाव की, समाज के सुधार की, वो बनी रहे, और जो संस्कार हैं वो आम इंसान तक पहुंचे और वो इसको रिस्पेक्ट दे। रमेश जी, आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.